नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल आंसर। अभी हम लोग इन लास्ट आंसर है अपने सिलेबस का, मतलब बेसिकली इस सिलेबस का जैसे चैप्टर का लास्ट आंसर है, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, कम्युनिटी या फिर जनरल पब्लिक, तीनों में से कोई भी पूछा है, एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी या फिर सोसाइटी या फिर जनरल पब्लिक, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। अभी सबसे पहले न्यू आंसर चालू करने से पहले हम प्रीवियस वाला आंसर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पूरे टॉपिक में किए। ऐसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट कौन सा अपना टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेकंड कौन सा ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड कौन सा अपना पॉइंट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ कौन सा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिफ्थ था अपना इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेक्स्ट था सजेशंस टू द गवर्नमेंट, बाद में था नो फेवर, और लास्ट अपना पॉइंट था कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। क्लियर है क्या, याद होगा, आशा है कि मेरे को आपको ये सारे पॉइंट्स याद होंगे। चलिए तो अपन फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहले पॉइंट था टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेकंड पॉइंट था अपना ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड था अपना अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, नेक्स्ट पॉइंट अपना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट है अपना कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, फिर था अपना सजेशंस टू द गवर्नमेंट, इंप्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड नो फेवर्स। तो अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है और अच्छे से आपको इसको लिखना है, ठीक है। लास्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग लास्ट आंसर के ऊपर बढ़ते हैं और इसको अच्छे से इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो होकर बंद करना यार। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी बिजनेस करता है ना, उसको इस प्रकार बिजनेस करना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को क्या करे, एनवायरनमेंट को ना हार्म ना करे। मतलब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो उसको इस प्रकार बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन रहे। मतलब आपको पोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें कोई करनी नहीं है। बहुत से बिजनेसमैन जैसे बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा द साड़ी मेकिंग कंपनी, द कंपनी विच मेक साड़ीज, थ्रू आउट देयर हजार्डस वाटर इनटू द बेसिकली लेक्स में उन लोग अपना क्या करते, डंप कर देते वाटर, बहुत केमिकल्स बोलते हैं ये सब है ना पानी में, या फिर सारी ऐसी एरियाज में लोग डंप कर देते हैं। सो दैट उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। फिर बहुत बार आपने देखा होगा कोई कोई फैक्ट्रीज होती है जिनके ना चिमनीज होती है, जो ना हवे में वो लोग उसका हवे में से ना वो केमिकल डंप करते हैं। सो दैट क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। बहुत सी कंपनीज का आपको आवाज आते रहता है उसके प्रोडक्शन का, मतलब मशीन्स बहुत है ना, बहुत ऐसे नॉइस मेकिंग होती है, उससे क्या होता है नॉइस पोल्यूशन। तो बेसिकली बिजनेसमैन बिजनेस कंडक्ट करते हुए सिर्फ बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका बिजनेस कोई भी पोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें नहीं कर रहा है। समझा बच्चा। चलो अपन अब इसको देखते हैं अच्छे से। पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। ऑब्वियसली पोल्यूशन बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया अपने करंट टाइम्स में। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो पोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें करती है। तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति या फिर जनरल पब्लिक के प्रति कि ये सारे पोल्यूशन ओरिएंटेड चीजों को स्टॉप करे। कोई भी ऐसा काम करे नहीं जिससे क्या पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, या फिर अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करे। समझ में आया क्या। चलो, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल द पॉसिबल स्टेप टू मिनिमाइज द पोल्यूशन। अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो तो आप इतना ट्राई करो कि आपका मिनिमम से मिनिमम पोल्यूशन हो, ठीक है क्या। अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है जिससे पोल्यूशन हो रहा है तो आप क्या ट्राई करो कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करो या फिर पोल्यूशन को मिनिमाइज करो। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट कौन सा था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। याद हो गया क्या, पॉइंट नंबर 1 है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एक बार बोलो, पॉइंट नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छे से समझ में आया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन बढ़ते हैं, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आप क्या प्रोडक्शन करोगे, तो प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आपको उतना ही रॉ मटेरियल लेके आना चाहिए मार्केट से या फिर अपने नेचुरल रिसोर्सेज से जितना आपको उसकी गरज हो या जितना आपको उसकी नीड हो, जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो। आप एक्सेस लाते हो, बाद में उसको थोड़ा यूज करते हो और बाकी का फेंक देते हो। दैट शुड नॉट बी द डील। आपको हमेशा उतना ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन है, बिजनेस कंडक्ट करते हैं और बहुत से ऐसे रिसोर्सेस लेते हैं जो कि स्कार्स रिसोर्स, मतलब ऑलरेडी वो बहुत कम रिसोर्सेस है और आप उसमें से भी वेस्टेज कर रहे हो। सो दैट शुड नॉट बी द डील। आपको हमेशा ये रिसोर्सेस को जितना चाहिए उतना ही उसको यूटिलाइज करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। आपको ओवर यूजेज या फिर अंडर यूजेज करना नहीं है। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आपको रिसोर्सेस को यूज करना है। ठीक है क्या बच्चा। चलो पॉइंट समझा अच्छे से। चलो इसको अभी हम लोग डीप में समझ लेते हैं। आ जाओ। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखा वही बोला है
कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जितना रिसोर्सेस लगता है, मतलब जितना भी रिसोर्सेस लगता है उतना यूज करना चाहिए। ऑलरेडी कोई अगर रिसोर्सेस स्कार्स होगा, मतलब कम क्वांटिटी में होगा, जैसे पेपर मेकिंग कंपनी को ट्रीज लगते हैं, बराबर। ट्रीज को लोग कट करते हैं, वुड को लेते हैं और उस वुड से पेपर को बनाते हैं। तो ऑलरेडी ट्रीज को बहुत कट कट करके वो बहुत स्कार्स में हो गए, बहुत कम रिसोर्सेस में रह गए। तो ट्रीज को हम लोग तो ग्रो करना चाहिए, वो तो बात अलग ही है, पर जो ऑलरेडी ग्रोन ट्रीज है उसका अपन उसी मात्रा में उसको ले लीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। मतलब क्या, हमको रिसोर्सेस को, जो भी रिसोर्स है उसको बोलते हैं ना कि जितना लेवल ऑफ इसका यूज है उतना ही अपन उसको यूज करना चाहिए। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। The business organization should make proper and optimum मतलब as much as required or use of scarce resources. The resources like fuel, water, land, etc. must be efficiently used. मतलब सारे resources को आपको efficiently use करना है, wastage करना नहीं है। क्लियर है बच्चा? पॉइंट नंबर 1 कौन सा अपना था? पॉइंट नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सेकंड अपना कौन सा था? सेकंड वाज यूज ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? पॉइंट नंबर 1 वाज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सेकंड कौन सा था? ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? याद करते जाओ। पॉइंट नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। पॉइंट नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सेकंड कौन सा? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। हाँ, अभी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब ना समाज में हमारे पॉवर्टी बहुत है, ठीक है। कंट्री लाइक इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उसमें बहुत से एरिया में पॉवर्टी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सा बड़ा इशू है। मतलब बहुत से लोग हैं जिनको काम तो करना है बट बेसिकली उनको उनके लेवल का काम मिलता नहीं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कंपनी में एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कैसे, जिसमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है ना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए कि उनको जॉब मिले, उनको प्रेफरेंस बेसिस पे जॉब दिया जाए अगर उनके कोई ऐसी क्वालिटीज है या फिर उनका क्वालिफिकेशन मैच करता है या फिर ऐसा कोई उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब देना चाहिए। मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, उनके लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वीकर सेक्शन सोसाइटी के रिजर्वेशन होना चाहिए, सो दैट वो लोग भी थोड़ा पैसा कमा पाए और लोग भी अपने बोलते हैं ना कि वेलबींग कर पाए, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका थोड़ा सा अपलिफ्ट हो। मतलब क्या, हर एक कंपनी ने बेसिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए थोड़े ना थोड़े रिजर्वेशन वाले सीट्स रखने चाहिए। समझ में आया? सो दैट उनको भी जॉब मिले ना। सबसे पहले पॉइंट अपने कौन सा किया? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट किया सर। सेकंड पॉइंट सा कौन सा किया? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी अपन ने कौन सा किया? रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्लियर हुआ क्या बच्चा? अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले इस पॉइंट का अपन मार्किंग ले लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिजर्व सर्टेन पोजीशन। मतलब देखो, थोड़ी थोड़ी पोजीशन, मतलब थोड़ी सीट्स आपको एस्टैब्लिश, मतलब आपकी कंपनी में थोड़ी सी सीट्स रिजर्व करके रखनी चाहिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। देखो देखते हैं। Organization is expected to reserve certain positions in their establishment for economically weaker section of society to lift up the economically weaker section of the society। अब देखो, जो ऑलरेडी बोलते हैं ना कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इकोनॉमिकली, मतलब उनके पास पैसे नहीं है भाई, तो उनके लिए ऐसे सीट्स रिजर्व करो सो दैट उनको अगर जॉब मिलेगी, जॉब में से वो लोग पैसा कमा पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे तो इकोनॉमिकली थोड़े से अपलिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? वहां तक आपका पॉइंट ले लो, ठीक है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड से लेकर नेक्स्ट लाइन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक आपका ये आंसर का मार्किंग है। पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट किया। पहला पॉइंट कौन सा किया? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सेकंड पॉइंट बच्चा अपन ने कौन सा किया? सेकंड किया ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड कौन सा था? रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्लियर है क्या? पहला पॉइंट समझो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट सर। सेकंड पॉइंट था ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड था वीकर, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। हाँ, अभी डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन मतलब क्या ना, सुनो। देश में ऐसे बहुत से रिमोट एरियाज होते हैं, पिछड़ा हुआ इलाका, बराबर, उधर कोई रिसोर्सेज नहीं होता। अभी भी आपको ऐसा लगता है इंडिया के बहुत से ऐसे कोने कोने हैं, आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बहुत ऐसे कोने कोने मतलब रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे बिजनेस की कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, पानी का सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं है, मतलब वो एकदम इलाका कैसे पिछड़ा हो, फिर भी लोग वहां पे रहते हैं। उनके पास रिसोर्सेस, उनके पास है ना रिसोर्सेस, मतलब साधन की बहुत कमी है, फैसिलिटीज, जैसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि मोबाइल सिटीज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, कंट्री मतलब सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, यहाँ पे सारी चीजों की कैसे ना बोले कि ट्रांसपोर्ट की फिर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें हमको ना ऑन द नेक्स्ट डोर स्टेप पे मिल जाती है। पर बहुत सी ऐसी सिटीज है जहाँ पे बहुत सी चीजों का कट ऑफ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो सर इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज बिजनेस। सर इसमें बिजनेस कैसे? ध्यान सुनो। ऐसे बहुत से इलाकों में अगर कोई बिजनेस की कोई ब्रांच जाके वहाँ पे सेटअप हो जाती है, कोई फैक्ट्री अगर या फिर कोई प्लांट हम लोग वहाँ पे सेटअप करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? वहाँ पे प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के लिए उसको लोग चाहिए रहेंगे। यस सर,
लोग कहाँ से मिलेंगे, वहां पे जो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं ना, उनको वहां पे जॉब मिल सकती है। मतलब बिजनेस से तो अपना बिजनेस में पैसा भी कमा सकता है, और वहां के आजू बाजू लोग को पहली बात तो जो काम नहीं करते थे उनको एक जॉब मिल गई, मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पे आके काम करेंगे, काम फोकट में नहीं करेंगे, वो लोग क्या कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली तो उनको उनके जॉब की सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से वो लोग मार्केट में जा सकते हैं, खुद के लिए गुड्स एंड सर्विस बाय कर सकते हैं। इन शॉर्ट क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी धीरे 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 अपलिफ्ट होगा। और जब बिजनेस आता है तो वहां पे कैसे होता है, बहुत से डेवलपमेंट। अभी बिजनेस आया तो वो ढूंढ ही लेगा ना कुछ ना कुछ साधन, जिससे उनके लिए हर एक बिजनेस के लिए प्रोडक्शन करने के लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो बिजनेस नॉट ओनली बोलते हैं ना कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो रीजन है, ऐसे रीजन जो बैकवर्ड है उसको अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर है आपको? चलो हम लोग इसका मार्किंग देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन मतलब पिछड़ा हुआ इलाका या फिर रिमोट एरियाज। ठीक है, तो सोसाइटी रिक्वायर्स दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन द बैकवर्ड एरियाज। तो सोसाइटी के हित में यही है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, सो दैट द बैकवर्ड रीजन्स विल लेफ्ट नो मोर एज अ बैकवर्ड रीजन बट एज अ डेवलप्ड एरिया बिकॉज ऑफ बिजनेस ओनली। क्लियर है? नाउ लेट्स गो अहेड। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, अगर कोई पिछड़े हुए इलाके में जाके मैं अपनी फैक्ट्री खोलता हूँ तो वहां के लोगों को मैं हायर करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। बराबर है क्या? वर्कर्स चाहिए रहेंगे ना मेरे को प्रोडक्शन के लिए, तो इससे क्या हो गया सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में क्रिएट हो गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर अमंग द रूरल पीपल। ऑब्वियसली ना, अगर उनके पास पैसे आ जाएंगे, पहले उनके पास पैसे नहीं थे या फिर पैसे तो बहुत थोड़े थे, तो थोड़ा परचेस करते, मतलब एकदम थोड़ा परचेस, मतलब उनका परचेसिंग पावर वीक था। अभी उनके पास काम करने के बाद पैसे आ गए तो उनका परचेसिंग पावर स्ट्रांग होते जाएगा या फिर इंक्रीज होते जाएगा। समझा क्या? देखो, एक बिजनेस सेटअप होने के बाद कितने उस एरिया के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन ड्यू टू बिजनेस। समझा? सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने किया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड किया कि डेवलपमेंट ऑफ या फिर रिजर्वेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर सेक्शन, और अभी अपन ने किया डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। क्लियर है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सेकंड वाज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड नाउ वाज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। क्लियर है? 4 पॉइंट अच्छे से एकदम चिपका दिमाग में। चल आगे बढ़ते हैं। अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके पहले है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज आगे बताता हूँ। It will adversely affect the society. No financial help should be provided for that. Smuggling, association with underworld people, bribing government people, and should be avoided. ध्यान से सुनो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कोई भी काम या फिर कोई भी ऐसे कांड स्पेसिफिकली करने नहीं चाहिए जिससे लोगों का हित, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट या फिर जनरल पब्लिक का बोलते हैं ना कि बेटरमेंट अफेक्ट हो। आपको कोई भी ऐसा बिजनेस आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे लोगों को हानि पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप जो बिजनेस करते हो उसमें आप प्रॉपर्ली आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स जो लोगों को चाहिए, गुड्स लोग डिमांड करे उनको नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसका स्मगलिंग कर रहे हो, मतलब इसका बाहर के देश में या फिर बाहर की जगह पे आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी अंडर द टेबल, किसी को ऐसे एक्सपोर्ट में आप बता भी नहीं रहे हो, मतलब बहुत गलत तरीके से आप आपका बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। समझ में आया क्या? जो चीज का यहाँ पे डिमांड है भैया यहाँ पे बेचो ना, आपको ज्यादा कमाना है, उसके लिए आप क्राइम कर रहे हो, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो एंटी सोशल एक्टिविटी जो सोसाइटी के अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बराबर, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज में आपको इंडल्ज या फिर इन्वॉल्व नहीं होना है एज अ बिजनेसमैन। क्लियर हो गया? समझा? आपको अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ पता ना कि मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे को बिजनेस सपोर्ट के लिए अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ बना के रखनी पड़ेगी। दैट इज नॉट नेसेसरी। डू द बिजनेस इन अ बेटर मैनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रतन टाटा, दे हैव नेवर डिड सच अ काइंड ऑफ थिंग। ही बिलीव्स इन एथिक्स एंड एथिक्स इज द मेन थिंग। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। समझा? तो एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी इन्वॉल्वड इन सच अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच अपलिफ्ट द बिजनेस एंड द सोसाइटी एट द सेम टाइम. You should never involve yourself as a businessman in any kind of activities which go against the interest or benefit or the betterment of society. I hope you are clear about it. ठीक है? The first point we did was protection of environment. Next was optimum utilization of resources. Third, reservation of employment for the weaker section of society. And the next one was development of backward regions. And now was not being participated in the anti-social activities. I hope I'm very clear about it. ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं. The next point is financial assistance. Point number 6 is financial assistance. Financial assistance मतलब क्या होता है?
ध्यान सुनो, फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द सोसाइटी एक्सपेक्ट डोनेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस एंड सोशल कॉजेस एज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी लिटरेसी। अब ध्यान से सुनो, आपको पता है कोलगेट कंपनी है, ठीक है, कोलगेट कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, पता है, शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। मतलब क्या, उनका मेन मोटिव क्या है कि देखो एज अ कंपनी वो अपना बिजनेस कर रही है पर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स निकालती है। मतलब देखो, अगर एक कोलगेट की ना आपको अगर बोलते ना कि स्क्रैच कार्ड था, अगर आप उसके ऊपर कॉल करते हो तो आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी पर्टिकुलर एज के लिए, मतलब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकालते हैं। स्कॉलरशिप मतलब बेसिकली होता क्या है सर, आपको एक एग्जाम जाके देना पड़ता है, उसके बेसिस पे अगर उस एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो आपको 21,000 या फिर 21 लाख और 30 लाख तक आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल सकता है, जो आपके फर्दर एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब आपने क्या किया, फाइनेंशियली एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर लोगों को क्या क्या असिस्टेंस दिए, म्हणजे फाइनेंशियल हेल्प किया कि नहीं, समझ में आया क्या, दैट इज व्हाट इट इज। बिजनेस के साथ साथ आपको ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन एंड द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, चलो हम इसके पॉइंट को अच्छे से डीप एनालिसिस करके पढ़ते हैं। The society expect donations. Yes, society expect donation in the times of crunches. अभी जैसे ना कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक हो गया था, बहुत से बिजनेसमैन वाज कंट्रीब्यूटिंग हेवीली, ठीक है, बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जो अपने बिजनेस सेटअप करके रखे हैं, सारे बिजनेस पर्सनालिटीज ने भी बहुत सा कंट्रीब्यूशन किया था, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया था ना। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच द बिजनेसमैन शुड बी डूइंग इट फॉर द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वही तो पढ़ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी और जनरल पब्लिक, दैट इज द थिंग वी आर स्टडीइंग। ठीक है, जो अब बोर्ड में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The society expect donations and financial assistance for various social causes such as eradication of poverty. Poverty को हटाओ, गरीबी को हटाओ, भूखमरी को हटाओ, ठीक है। इलिटरेसी मतलब अभी तो बताया ना, जस्ट अरे अभी नहीं बताया मैंने, कोलगेट का क्या बताया, स्कॉलरशिप वाला बताया ना, तो लोगों को स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन देता है, तो उससे इलिटरेसी हटेगी ना। पता है बहुत सी कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोवाइड करती है कि फ्री शिक्षा, ठीक है, जो भी आपका शिक्षा का मतलब बेसिक एजुकेशन होगा उसका पेमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज को देती है, एम्प्लॉयज के बच्चों को देती है। क्लियर है क्या? दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग डन अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल्स के अलावा भी आप कोई चीज करते दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट टू द सोसाइटी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। They expect business organization to provide financial assistance to various awareness programs such as anti-drug campaigns and anti-noise pollution campaigns। नहीं, हमको कहाँ तक लेना है? सोसाइटी एक्सपेक्ट डोनेशन से लेके नेक्स्ट पॉइंट पे इलिटरेसी एटसेट्रा, उधर तक आपको लेना है एंड द वर्क इज डन। समझा इतना? चलो, सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सेकंड अपन ने कौन सा किया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड क्या? रिजर्वेशंस फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और बाद में अपन ने कौन सा किया था? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। बाद में कौन सा किया था? नॉट इन्वॉल्वमेंट या फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट अपन ने क्या? अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। इधर तक आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। पॉइंट्स को जब मैं बोलता हूँ ना, बोलो तो मेरे साथ आप ना इसको बोलते रहो या फिर दिमाग में चलाते रहो, सो दैट इन पॉइंट्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। लेक्चर देखा, काम बंद, इतना लेवल का मैं इसको अटेंटिवली आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। और आई एम श्योर आप सबको मस्त 90 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, ठीक है। उससे में 90 स्कोर करना इज अ कप ऑफ टी, या इफ यू स्टडी इट वेरी प्रिसाइसली। आपको मेरे चैनल पे बहुत से ऐसे शॉर्ट्स वीडियोस, जेन्युइनली आप उसको इग्नोर करते हो, आई डोंट नो, बट अगर आप इस शॉर्ट वीडियो को देख लेते हो ना, आपको एक्चुअली और ही पता चलेगा भैया इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट तो ये है, पर इसमें से पढ़ना क्या है। अप्रोच पहले किसी भी चीज का पता होना चाहिए कि किस चीज का अप्रोच क्या है। आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, उसमें बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाले, ठीक है, सिलेबस वाइज तो डाला है, स्ट्रैटेजी भी तो बताई है, बट उसको अच्छे से देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से करने हैं, बेसिकली कितने आने वाले, वो सब आपको शॉर्ट वीडियोस में पता चल जाएगा। सो बी ट्यून फॉर इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। प्रिवेंट कंजस्टेशंस। आपको पता है कंजस्टेशन मतलब समझ में? कंजस्टेशन मतलब क्या? गर्दी नहीं करना है। आपको पता है बिजनेस का एक बिजनेस एरिया होता है और रेसिडेंशियल का रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पे आप लोग रहते हो, जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं, ऑब्वियसली इंसान ही है ना, ठीक है। हम जो आजू बाजू में रहते हैं वो एरिया को बोलते हैं रेसिडेंशियल एरिया। उसके बीच में बिजनेसमैन ने एंटर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और हमारे जैसे रेसिडेंशियल लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हो सकती है। कि बिजनेस में बहुत से बोलते हैं कि बहुत से एस्पेक्ट है, जैसे पोल्यूशन की चीजों की वजह से हमको बोलते हैं ना कि वी माइट फाइंड इट वेरी कंजस्टेड और वी माइट फाइंड इट वेरी इनकन्वीनियंट, राइट। सो बेसिकली एक होता है इंडस्ट्रियल एरिया और एक होता है रेसिडेंशियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही बिजनेस ने या फिर इंडस्ट्री ने खुद को सेटअप करना चाहिए। और अगर आपका रेसिडेंशियल एरिया में, उसमें तो बिजनेसमैन ने अवॉइड करना चाहिए वहां पे आना। समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस शुड अवॉइड कंजस्टेशन। बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए? कंजस्टेशन अवॉइड करना चाहिए। समझा क्या? चल, इन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्रीज in different places or location
इंडस्ट्री शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन। ऑब्वियसली इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल जोन में ही होनी चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में होनी नहीं चाहिए। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेसिडेंशियल एरियाज। अगर आप मुझे बताओ बिजनेस को बिजनेस की जगह पे रखोगे, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की जगह पे बनाओगे, तो रेसिडेंशियल एरिया को कुछ भी हार्म पहुंचेगा क्या? नहीं सर, कैसे पहुंचेगा? क्लियर है क्या? तो इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल एरियाज एंड इट विल अवॉइड द कंजेस्टेशन। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आया क्या? लेट्स मूव अहेड। सो इंडस्ट्रीज बी सेटअप इन द इंडस्ट्रियल जोन्स ओनली। क्लियर है? चल अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये बहुत 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 एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट भी है। पॉइंट नंबर 1 अपन सबसे पहले रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले अपन करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट था सर। सेकंड कौन सा था? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज था। थर्ड कौन सा था? रिजर्वेशन ऑफ बता फटाक से, रिजर्वेशन ऑफ या फिर रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट वाज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड नेक्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी ड्रग एक्टिविटी या फिर एंटी कॉमर्स एक्टिविटी, ठीक है, या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट अपना कौन सा था? नेक्स्ट था फाइनेंशियल असिस्टेंस था। और जस्ट अभी अपन ने खत्म किया प्रिवेंट कॉन्जेस्टेशन। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट्स राइट नाउ, ठीक है। जो भी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए सर लेक्चर अच्छा था। समझ में आया क्या? चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट पॉइंट को कंप्लीट करते हुए हम इस चैप्टर को भी टाटा बाय बाय बोलेंगे। यस, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है फिलहाल के लिए तो, ठीक है। चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या? हर एक बिजनेस का ऑब्वियसली हर एक बिजनेस जब बिजनेस एरिया में सेटअप होता है तो उसके अंदर बहुत से लोग जुड़ते जाते हैं। प्रोडक्शन में लोग चाहिए, मार्केटिंग में लोग चाहिए, सेल्स में लोग चाहिए, एचआर में लोग चाहिए, अकाउंट्स मैनेजर के लोग चाहिए, लोग। तो ऑब्वियसली बिजनेस एक पर्सन का एक्टिविटी है ही नहीं। मैंने हर एक वीडियो में बोला है बिजनेस इज बेसिकली असेंबली और ग्रुप ऑफ द पर्संस। समझ में आया क्या? बहुत लोग चाहिए होते हैं तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज दे। उससे सोसाइटी का भी बेनिफिट हो सकता है और तुम्हारा भी। अब मुझे बताओ बिजनेस को सोसाइटी मतलब बिजनेस में अगर प्रोडक्ट बना के रखे पर उसको खरीदने वाला कोई नहीं रहे तो फिर कैसे ही चलेगा? वैसे ही बिजनेस बनाने के लिए भी या फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो बनाएगा तभी तो बेचेगा ना। दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना चाहिए। क्लियर है? आ जाओ। बिजनेस शुड प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले तो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन रहनी चाहिए बिजनेस एरिया में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। आपको समझना है एक्सपांशन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 हो गया एक्सपांशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया? क्लोथिंग इंडस्ट्री में बिजनेस चालू कर दिया। अब दूसरी एरिया में गया और मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी में चालू किया। तीसरी एरिया में गया, फूड इंडस्ट्री में चालू किया। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब चेंजिंग ऑफ द बिजनेस। चेंज किया मतलब क्या? पहले वाला बंद नहीं किया और एक नया चालू किया तो और लोगों को जॉब दूंगा, और नया बिजनेस चालू किया तो और लोगों, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? और अलग अलग प्रकार के बिजनेस चालू करना है, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और एक्सपेंशन मतलब ब्रांच 1, ब्रांच 2, सेम बिजनेस का ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। वेयरएज डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? अलग अलग प्रकार के बिजनेस चालू करने का। समझ में आया क्या? अगर आप बिजनेस बढ़ाओगे, डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ते जाएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इस प्रकार फाइनली हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जोश बनाए रखिए। एग्जाम के लिए हार्डली कुछ दिन बचेगा। इस प्रोकास्टिनेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। हार्डली इट इज 10 to 15 डेज। भैया अभी ये टाइम है पढ़ने का, बाद में 2.5 महीना पूरा जी लगा के अपन मस्ती कर लेंगे। ठीक है, अभी पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, लास्ट टाइम, ठीक है, एकदम अच्छे से आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉपरली आपका शेड्यूल बना के उसको फॉलो करना। ठीक है, आपको वेट मत करो कि एग्जाम के टाइम आएगा 1 हफ्ते पहले पढ़ूंगा, नहीं। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। क्लियर है गाइस? देखो, बाद में भी आपको पढ़ना है, बराबर, अभी भी आपको पढ़ना है। जितना आप लेट करोगे आपका दिमाग में ना उतना प्रोकास्टिनेशन बढ़ते जाएगा, आपको स्ट्रेस आते जाएगा। सो डोंट डू दैट। थोड़ा करो, लेक्चर्स देखते जाओ, इसमें कितने सारे हेल्पफुल चीजें मैंने डाली है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, मैंने बहुत नया सीरीज चालू किया है, कम्युनिटी सेक्टर पे आपको जाना है। आपको सबसे पहले राहुल बोर्ड टाइप करना है चैनल का। ठीक है, चैनल का नाम टाइप करने के बाद आपको कम्युनिटी वाले एरिया में जाना, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप आपका प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हो। व्हाट एल्स यू वांट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फुल जोश। ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, थोड़ा प्रमोशन तो बनता ही है ना। ठीक है, चलो, और कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय।